ठीक है ना। अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होती है, इसमें इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अनीमिया के सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है ना, पेशेंट में, ठीक है ना। तो एक तो ये अनीमिया के सिम्टम्स आ जाएंगे। दूसरा एक आरबीसी जब टूटती है तो बाहर हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। हीमोग्लोबिन जब बाहर निकल आता है ना, हीमोग्लोबिन जैसे ही बाहर आता है तो ये हेप्टोग्लोबिन, हमने पढ़ा पहले, हेप्टोग्लोबिन के साथ ये बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक एमसीक्यू था कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू हेप्टोग्लोबिन, ठीक है ना। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन, ये फिर रिसाइकल हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल होता है ना, हेप्टोग्लोबिन लेवल जो ब्लड में होता है, प्लाज्मा में, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। याद रखें, यही जो हेप्टोग्लोबिन लेवल है, यही लो हेप्टोग्लोबिन लेवल जो है, ये एक साइन है किसका, इंट्रावेस्कुलर आईवीएच, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस का, ठीक है ना। ठीक है ना। तो हो गया, क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन, उसके बाद हेप्टोग्लोबिन, ठीक है। अब ये चीज़ जब रिसाइकल होती है ना हीम की जो हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्ट्स है ना, ये इसकी रिसाइकलिंग ये हमें क्या देती है, कंजुगेटेड हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि अनकंजुगेटेड हीमोग्लोबिन देती है, ठीक है ना, इसकी जो रिसाइकलिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो हीम ग्रुप होता है ना, ये आपको क्या देगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन देगा, ठीक है ना। अब जब अनकंजुगेटेड हीमोग्लोबिन की बॉडी में लेवल्स बढ़ती हैं तो क्या मिलता है हमें, सिग्लर इक्टेरस आई, हम याद है हमने कहा था कि आई फॉर इक्टेरस, ठीक है ना। फिर कर्निक्टेरस, के फॉर खोपड़ी, जो बेसल गेंगलिया में जमा होता है, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, ये देता है, एक्टेरस हो गया, ये देता है, और बिलिरुबिन गैलस्टोन्स होती हैं इसकी वजह से, अनकंजुगेटेड हीमोग्लोबिन लेवल की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अनीमिया जो होती है ना, ये सिकल सेल में अनीमिया को काउंटर रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि जो बोन मेरो जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकुलोसाइट्स बना देता है। रेडिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। अब जब ये रेडिकुलोसाइट्स बढ़ जाते हैं ना, तो साथ साथ क्या होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन के भी होती है उसके, इसका मतलब न्यू बोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। न्यू बोन फॉर्मेशन होती है तो फिर क्या होता है, इसमें मेडुलरी जो कैविटीज़ होते हैं ना बोन के, वो स्कल के बोन के स्पेशली, वो एक्सपेंड कर जाते हैं। जब वो एक्सपेंड कर जाते हैं ना, तो इसीलिए हमें एक्सरे में क्या चीज़ें नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी चीक्स नज़र आती हैं इस तरह के पेशेंट्स की, और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस नज़र आती है ऑन एक्सरे, ठीक है ना। तो ये होता है, एक तो रेडिकुलोसाइट बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस भी होती है, ठीक है। एक तो हमने ये कहा एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस कहते हैं, ये भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस किसे कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है ना, मेडुलरी मतलब बोन से बाहर, और जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है ना, वो भी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में इस अनीमिया के रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। अब ये नॉर्मली कहाँ होती है, ये होती है हमारे लीवर में, ठीक है ना, लीवर में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको हेपेटोमेगेली मिलेगी, ठीक है ना, सिकल सेल पेशेंट में हेपेटोमेगेली मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अब जब एक बार सेल सिकल बनता है नॉर्मल, ये ब्यूटीफुल आरबीसी से सेल इस तरह का सिकल सेल बनता है, तो ये सिकल सेल बॉडी में क्या होता है, ये डिफरेंट जगहों में छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं, इन जगहों में ये स्टक होने लग जाता है। ये देखें, इस तरह स्टक होने लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं वेनो ओक्लूजन, ठीक है ना। वेनो ओक्लूजन होती है सिकल सेल डिजीज़ में। जब वेनो ओक्लूजन होती है ना, फिर क्या होता है, ये कि इन्फेंसी में ये स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इसमें हैंड्स एंड फीट्स ऑफ द बच्चों में ये स्टक कर जाते हैं, हैंड्स एंड फीट के बोन्स में, हाथों और पाँव के बोन्स के जो कैपिलरीज अंदर जाती है ना, उनमें ये जाके स्टक कर जाते हैं, ठीक है ना। ये सिकल सेल स्टक करने के बाद उनको फिर ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, या फिर क्लॉक जिसको बोलते हैं क्लॉक करते हैं, और इसके नतीजे में डेक्टिलाइटिस वगैरह, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो डिजिट्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है इस तरह के पेशेंट में बेचारे, ठीक है ना। ये देखें, ये स्वेलिंग है, साथ में डेक्टिलाइटिस भी पड़ी है इस बेचारी को, ठीक है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये होता है कि अदर बोन्स में लेटर ऑन ये दूसरी बोन्स तक भी ये की भी बड़ी बोन्स की भी ये क्या करते हैं, क्लॉगिंग करते हैं, ये वेनो ओक्लूजन के थ्रू, ये सिकल सेल्स, ठीक है ना। उनमें फिर पेन क्राइसिस आ जाता है पेशेंट्स में, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है ना। फिर यही वेनो ओक्लूजन स्प्लीन में भी हो सकती है, ठीक है ना। स्प्लीन में अगर ये वेनो ओक्लूजन हो तो होता क्या है कि स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे ये क्लॉग करते हैं स्प्लीन के वेसल्स में भी जाके, और ये फिर स्प्लीनिक इन्फेक्शन के नतीजे में एक ऐसी सिचुएशन आती है ना, स्प्लीन इन्फेक्ट हो के बस एक अजीब सा लोथड़ा बन के रह जाता है, उसको ऑटो स्प्लीनेक्टमी
स्प्लीनेक्टमी कहते हैं, ठीक है ना। जब ऑटो स्प्लीनेक्टमी यहाँ पे हो ना, तो आपको पता है ना एसिप्लिनिक पेशेंट्स में फिर इनकेप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है वो अटैक करते हैं। नो स्प्लीन हियर, ओए आ जाओ, यहाँ पे स्प्लीन नहीं है, ठीक है। इसको हमने क्या क्या कहा था, स्प्लीन नहीं है, आ जाओ, ठीक है ना, स्प्लीन नहीं है, आ जाओ कह के आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद निजेरिया मेनिंजिटिडिस है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि यहाँ पे सल्मोनेला भी दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखें कि जो स्प्लीन में नॉर्मली, ये स्प्लीन है ना, हमारा स्प्लीन है, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि इसमें मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, ये ऑप्शनाइज करते हैं और फेगोसाइटोसिस करते हैं। किन की, ये इनकी, ठीक है ना। स्प्लीन नहीं है कि जो बैक्टीरिया है, ये जो इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अब स्प्लीन ही नहीं रहा तो ये फिर शेयर हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब एक बार स्प्लीनेक्टमी हो जाती है तो फिर आपको इस तरह के पेशेंट्स में फिर होवल जोली बॉडीज़ भी नज़र आएंगी, ठीक है। होवल जोली बॉडीज़ क्या होती है, बेसिकली ये रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और जिनमें क्या होता है, बेजोफिलिक न्यूक्लियर रेमनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर ये रेड ब्लड सेल है, इसमें बेजोफिलिक आपको न्यूक्लियर रेमनेंट नज़र आएगा, इस तरह का होवल जोली बॉडी टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें होवल जोली बॉडीज़, तो ये क्या है कि सीन इन पेशेंट्स विद फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया या फिर एसिप्लीनिया। जब स्प्लीन ख़त्म हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो आपको होवल जोली बॉडीज़ नज़र आएंगी, ठीक है ना। होवल जोली बॉडीज़ आप देखें, बेजोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट्स, ठीक है ना, फाउंड इन द आरबीसीज, ठीक है ना। ये असल में आरबीसी पूरी ऐसी की ऐसी आरबीसी होती है, इसमें जो बीच में रेमिनेंट होता है ना, ये इसको होवल जोली बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। होवल जोली बॉडीज आर रिमूव फ्रॉम द आरबीसीज, नॉर्मली होवल जोली बॉडीज आर रिमूव फ्रॉम द आरबीसीज। अगर स्प्लीन होता तो इसको रिमूव करता, ठीक है ना। नॉर्मली बनते हैं ये होवल जोली बॉडीज, लेकिन जब ये स्प्लीन से गुजरते हैं तो स्प्लीन इनको रिमूव करता है। लेकिन अब स्प्लीन नहीं है, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये ऐसे फ्री आज़ाद ब्लड में नज़र आएंगे, वरना ये नज़र नहीं आते, ठीक है ना। इसीलिए जब भी एसिप्लीनिया पे हाइपोस्प्लीनिया या एसिप्लीनिक पेशेंट हो, स्प्लीनेक्टमी का पेशेंट हो, ठीक है ना, उसमें होवल जोली बॉडीज़ आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो ये देखें, ये होवल जोली बॉडी है, ये बीच में ये जो डॉट नज़र आ, ये होवल जोली बॉडी है, ये आरबीसी के अंदर, ठीक है ना। ये बेजोफिलिक इंक्लूजन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखें, ये हमने तीसरा पढ़ा, ये हमने ये सिकल रेड ब्लड सेल्स, और कहाँ ये सेरेब्रल दिमाग की जो वेस्कुलेचर है, वहाँ भी आके आपको ये स्टक कर सकते हैं, क्लॉक कर सकते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज को, ठीक है ना। वेनो ओक्लूजन हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया का जो भी पैथोफिजियोलॉजी है ना, वो वेनो ओक्लूजन की वजह से, बिकॉज ऑफ सिकल्ड आरबीसीज, ठीक है ना। इसलिए हम ये सारा पढ़ रहे हैं। देखिए चौथे पे अभी हम आ गए सेरेब्रल वेस्कुलेचर में, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे सेरेब्रल वेस्कुलेचर में ये क्लॉक करता है तो इसमें पेशेंट को स्ट्रोक कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरह जो क्लॉगिंग कहाँ हो सकती है, लंग्स में, लंग्स के वेस्कुलेचर में भी हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। फिर लंग्स में क्या होगा, ये एक्यूट चेस्ट, ये कार्डियक नहीं है, चेस्ट सिंड्रोम करा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो रीनल वेसल्स में भी ये क्लॉग कर सकती हैं। ये जो वेनो ओक्लूजन कहाँ हो सकती है, ये रीनल वेसल्स में भी हो सकती है। रीनल वेसल्स में अगर हो तो वहाँ पे क्या कर सकती है, नेक्रोसिस ऑफ द पेपिलरी, ठीक है ना। नेक्रोसिस करने के बाद, जब नेक्रोसिस एक बार करती है तो फिर क्या क्या हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा वेनो ओक्लूजन कहाँ हो सकती है, पेनिस में हो सकती है। पेनिस में जब होती है तो आपको पता है कि फिर क्या होगा, प्रायप्रिज्म हो सकता है उस जगह में, ठीक है ना। प्रायप्रिज्म ये वेनो ओक्लूजन की वजह से, ठीक है। तो ये सारे सिकल सेल के सिम्टम्स हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सिकल सेल की डायग्नोसिस करते हैं हम किससे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। इसके अलावा ब्लड स्मेयर में आपको क्या नज़र आएंगे, ब्लड स्मेयर में आपको सिकल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना। इस तरह फिर ट्रीटमेंट कैसे देंगे इस तरह के पेशेंट को, देखें वो सारे फैक्टर्स को एलिविएट करें, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, इसको ख़त्म करें। इसी तरह जो डिहाइड्रेशन है इसको ख़त्म करें, और इसके अलावा जो एसिडोसिस है इसको ख़त्म करें, तो सेल्स की जो सिकलिंग है ना, ये भी कम होती जाएगी, ठीक है ना। यही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा दे दें पेशेंट को, फ्लूइड्स ज़्यादा दे दें, तो ये ठीक हो जाएगी, डिहाइड्रेशन वगैरह, हाइपोक्सिया ठीक हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है ना। फिर क्या दे सकते हैं, ओपियोइड्स दे सकते हैं पेन के लिए, और उसके बाद क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शंस के लिए। इसी तरह और क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर क्या कर सकते हैं, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ये है कि ये आपको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड दे सकता है। ठीक है ना। जब आयरन ओवरलोड दे सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना सकती है बॉडीज़ इन रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट फ्यूचर ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है ना, फ्यूचर ट्रांसफ्यूजन्स जो कि फिर बाद में ट्रांसफ्यूज़ करना मुश्किल पड़ सकता है आपको। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें इनकी इनकी प्रोफाइलेक्सिस भी होती है। प्रोफाइलेक्टिक इनकी जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो देखें, एक होती है पेनिसिलिन देते हैं हम इनको रेगुलरली। ठीक है ना, पेनिसिलिन देते हैं। और दूसरा ये कि पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है एक, पॉलीसेकेराइड PSV। ठीक है ना, एक ये देते होते हैं इन पेशेंट्स को। ठीक है ना, ताकि इनकेप्सुलेट बैक्टीरिया से बचा जा सके। ठीक है ना। इसके अलावा जो ड्रग यूज़ होती है ना, ये इसको हम हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी यूरिया हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करती है पता है, हाइड्रोक्सी यूरिया ये इंक्रीज़ करती है जो गेमोग्लोबिन जो है ना, इसकी कंसंट्रेशन को, गेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को ये बॉडी में बढ़ाती है, ये हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है ना। ठीक है ना। जब गेमोग्लोबिन बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन F यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आपको पता है ना, ये फीटल जो हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 अल्फ़ा और 2 गेमा ग्लोबुलिन्स होते हैं, बीटा का इससे ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है ना। तो इन दोनों को मिल के हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है ना। तो इसमें देखें, सिकल सेल में बीटा का मसला था ना, बीटा चेन, बीटा ग्लोबुलिन का मसला था, तो इसमें बीटा इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो परे साइड में रह जाता है, और ये फीटल हीमोग्लोबिन इस तरह इंक्रीज़ होता है बॉडी में, तो ये क्राइसिस ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है ना। एक बात यहाँ से आपको ये भी पता चलती है, देखें कि जो इनिशियल जो ड्यूरिंग जो बर्थ में, बर्थ के बाद जो हीमोग्लोबिन होता है ना बॉडी में, वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है ना। यही वजह है कि बॉडी में ज़्यादा फीटल हीमोग्लोबिन होने की वजह से सिकल सेल के पेशेंट की जो सिम्टम्स है ना, वो शुरू में नज़र नहीं आती, क्योंकि बॉडी में सारे का सारा फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो कि बीटा को तो ये इन्वॉल्व ही नहीं करता। ठीक है ना। तो जैसे ही बॉडी से ये फीटल हीमोग्लोबिन ख़त्म होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे में। ठीक है। ठीक है ना। तो कितने हमारे ट्रीटमेंट हुए, जो हाइपोक्सिया को करेक्ट करना, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना, क्या ऑक्सीजन और फ्लूइड्स देके, इसी तरह जो एसिडोसिस को करेक्ट करना। अच्छा, इसी तरह ओपियोइड्स फॉर पेन, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया, ताकि जो है गेमोग्लोबिन को बढ़ा सकें और फीटल हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकें। इसके अलावा याद रखें कि एक तो जीन थेरेपी भी हम क्या कर सकते हैं पेशेंट्स को, और इसके बाद इस पे काम हो रहा है जीन थेरेपी पे। और दूसरा क्या हो सकता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकती है इस तरह के पेशेंट्स की। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें कि नेक्स्ट हमारे पास एब्नॉर्मल कंडीशंस, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है MCQ। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया के बाद हम ये देखें, एब्नॉर्मल कंडीशन बोथ आर इक्वल, वेनस रिटर्न। ठीक है, वेनस रिटर्न और पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है। ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द ब्लड पे जितना वेनस रिटर्न आता है, उतना ही तो हमने लंग्स में फेंकना होता है। ठीक है ना। तो वेनस रिटर्न इज एन रेनल पल्मोनरी, सॉरी नॉट रेनल, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इसीलिए इक्वल ही होता है। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज लो रेजिस्टेंस होती है कहाँ, पल्मोनरी वेस्कुलेचर में। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्यूनोग्लोबिन इज IgG। ठीक है ना। द इनिशियल IgG इज ऑलवेज IgM, याद रखें, IgM शुरू में बनती है और उसके बाद IgG बनती है। IgG जो है ये असल में क्या होती है, बाद में बनती है, लेकिन इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है, इसलिए बैक्टीरिया इसको क्या बोलते हैं, इसको यालानजी गतुएँ खिलाते हैं राना IgG। ठीक है ना। G इज़ फॉर IgG इज़ फॉर गतुएँ, इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म। बैक्टीरिया इसे खौफ खाते हैं, खार खाते हैं, इसलिए इसको गालियाँ देते हैं, गतुएँ कहते हैं। ठीक है ना। देखें IgG से मतलब मेरे पास दो जो निमोनिक्स है। ठीक है। एक तो ये, इसको हम गांडू कहते हैं। ठीक है, गांडू निमोनिक में। ठीक है ना। निमोनिक में ये G फॉर IgG और O फॉर ब्लड ग्रुप O,
ये वो कैसे, देखें ब्लड ग्रुप में हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती है ना इन द प्लाज्मा, उनमें देखें तो वाहिद ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें आपको आईजीजी नज़र आएगी। ये देखें आईजीजी वाहिद ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें आपके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा में आईजीएम के अलावा आईजीजी भी नज़र आएगी। लेकिन बाकी सब में देखो तो आईजीएम और उसमें एबी में तो नन होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया इसका निमोनिक, ठीक है। इसका क्या क्या हुआ कि गांडू, ठीक है। दूसरा याद रखें कि आईजीएम पहले डेवलप होता है और आईजीजी बाद में, ठीक है ना। तो ये आईजीजी जो बाद में डेवलप होती है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी होने की वजह से फिर ये बैक्टीरिया इससे खार खाते हैं, जो पैथोजन से, नॉट बैक्टीरिया क्योंकि ये निमोनिक है तो इसमें पैथोजन से इससे खार खाते हैं और इसको गतुई बोलते हैं। जी फॉर गतुई, ठीक है। जी फॉर गतुई, जी फॉर आईजीजी और जी फॉर गांडू और जी फॉर आईजीजी, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एज मोनोमर्स, ठीक है ना, याद रखें। लेकिन आईजीएम के बारे में हम सुनते हैं कि ये पेंटामर होता है, याद रखें। वो इसलिए देखें कि ये आईजीएम जो है ना मोनोमर होता है ऑन बी सेल, पेंटामर होता है विद जे चेन व्हेन सिक्रेटेड, ठीक है ना, याद रखें। ये ख़ास बात है। जो आईजीएम होता है ना वो मोनोमर होता है ऑन, जब ऑन होता है बी सेल के ऊपर, और पेंटामर होता है जब ये जे चेन के साथ जब ये सिक्रेट किया जाता है। याद रखें जे चेन आईजीएम के अलावा यहाँ पे आईजीए में भी आपको जे चेन नज़र आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखें कि मैच्योर जो बी सेल्स है ना, बी सेल्स ये नई बी सेल्स हैं, ये प्रायर टू एक्टिवेशन ये दे एक्सप्रेस करते हैं आईजीएम को, और किसको एक्सप्रेस करते हैं, एमडी को, ठीक है ना, एमडी, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखें ये ऑन सरफेस एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखें दे में डिफ्रेंशिएट इन जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फ नोड्स बाय आइसोटाइप स्विचिंग। बाद में फिर इनकी लिम्फ नोड्स के उस जर्मिनल सेंटर्स में आइसोटाइप स्विचिंग होती है, यानी कि जीन रीअरेंजमेंट इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइंस एंड CD40L, ठीक है ना। ये देखें आइसोटाइप स्विचिंग इज इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइंस एंड CD40L, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट सिक्रीट, ठीक है ना, IgA और IgE और IgG, ठीक है ना, ठीक है ना। याद ये कह रहा है कि बी सेल्स जो होते हैं ना प्रायर टू एक्टिवेशन आईजीएम और आईजीडी ये एक्सप्रेस करते हैं, कहता है। लेकिन बाद में फिर ये बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, ठीक है ना। ये देखें बी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। अगर कहाँ बोला जाए तो जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फ नोड्स में ये डिफ्रेंशिएट होते हैं बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। और यहाँ प्लाज्मा सेल्स फिर आईजीए और आईजीई और आईजीजी भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें आईजीजी जो है, आईजीजी इज़ द मेन एंटीबॉडी इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है जी, ठीक है। और इट फिक्स द कम्प्लीमेंट, याद रखें कम्प्लीमेंट फिक्सर्स में हमारे पास दो हैं, एक तो जी है और एक एम है। आईजीएम और आईजीजी दोनों फिक्स करते हैं कम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। तो ये मामूशु गतुई, ठीक है, दोनों फिक्स करते हैं, आईजीएम को फिक्स करते हैं, ठीक है ना, फिक्स सही है। उसके बाद आईजीजी क्या करता है, फिक्स इस कम्प्लीमेंट। उसके बाद ऑप्शनाइज भी करता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को ऑप्शनाइज करता है, इसीलिए तो बैक्टीरिया इसको गतुई बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया इसको सदीद नफरत करते हैं आईजीजी से, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है ना। ये देखें बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज करते हैं और वायरसेस को भी ये न्यूट्रलाइज करता है। ओनली आइसोटोप दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ठीक है ना, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है, ठीक है ना। और इसी तरह जो इन्फेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है ना, इन्फेंट की पहले 6 महीने तक ये इन्फेंट को इम्यून रखता है, माँ की एंटीबॉडीज़ पूरा प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें कि आईजीजी इसको क्या बोलते हैं, इसको गेमाग्लोबिन जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आईजीजी जो है ये सबसे छोटा होता है, ये जो तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, सबसे ये छोटा होता है सबसे, और ठीक है ना। आईजीजी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द मोस्ट एंटीबैक्टीरियल और द मोस्ट एंटी वायरल आईजी इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना। एक बस बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। द मोस्ट एंटीबैक्टीरियल, द मोस्ट एंटी वायरल जो इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ आर इन दिस फ्रैक्शन,
ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द जो एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ होते हैं ना वो IgG में होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा देखें, इसके अलावा IgG के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, चलो एक रिपीट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये प्रिंसिपल एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी किस में प्रिंसिपल एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, ए ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये हो गया। और इसके अलावा देखें कि ये ठीक है ना, इट क्रॉसेस प्लेसेंटा और फीटस को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये क्रॉस प्लेसेंटा फीटल इम्यूनिटी, उसके बाद ऑप्शनाइजिस क्या बैक्टीरिया टू फेगोसिटोसिस एंड किलिंग के लिए ऑप्शनाइज करती है, यानी कि एक ऑप्शोनिन भी है। इसके अलावा न्यूट्रलाइज क्या करती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करती है और फिक्सिस करती है क्या, कम्प्लीमेंट को। बस यही है IgG के बारे में, ठीक है ना। ठीक है ना। तो याद रखें जितने भी IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स है दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई IgG से ये GAM और ये इस तरह की कोई MCQ आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस चीज़ का, IG इम्यूनोग्लोबिन्स का, यानी कि स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा MCQ है कि प्रोपोफोल एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या है प्रोपोफोल की, क्या हाइपर सेंसिटिविटी टू प्रोपोफोल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह कीटामीन के बारे में भी एक MCQ आता है, और वो ये MCQ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कंट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो वो कीटामीन है, ठीक है ना। तो ये दोनों एनेस्थेटिक्स हैं हमारे, कौन कौन से, प्रोपोफोल भी हमारा एनेस्थेटिक है और कीटामीन भी हमारा। इन्होंने इधर एक निमोनिक भी दिया है, क्रेनियम और कीटामीन, ठीक है ना। बस इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कहता है कि प्रोपोफोल अपीयर सेफ इन पोरफायरिया बट बारबिचुरेट्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन पोरफायरियास, याद रखें।